हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइस। दोस्तों आइए करते हैं हिंदी कंपलसरी के पेपर का सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि हमने जो क्लासें ली थी उसमें से कितने प्रश्न आए हैं। आप स्वयं को पता होगा हमारे साथ जो रात को और उससे पहले एक दिन और कल पूरे दिन जो क्लासें हुई थी उसमें से कितने प्रश्न आए आप सबको अनुभव होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपठित गद्यांश और इसके प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुख और दुख, दूसरा है आडंबर, तीसरा है अबोध, चौथा है बुद्धिहीन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका सही जो आंसर है ना वो है ऑप्शन अ, सुख और दुख। क्योंकि यहाँ पर जो है जो पढ़ेंगे अपन तो पहली दूसरी लाइन में ही पढ़ते हमें पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर जो है वो सुख और दुख की यहाँ पर बात हुई है इस पैराग्राफ में। चलिए नेक्स्ट है, सुखी कौन है। ऑप्शन एक है जिसका मन वश में है, ऑप्शन बी है जो मिथ्याडंबर करता है, ऑप्शन अगला है जिसका मन परवश है, और जो अभिमानी है ऑप्शन द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, जिसका मन वश में है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य किस लिए जी रहा है। अपनी इच्छा से, विधाता की योजना के अनुसार, अभिमान के लिए, या फिर द जाल बिछाने के लिए। तो तीसरे का राइट आंसर रहेगा विधाता की योजना के अनुसार। ऑप्शन ब जो है वो राइट आंसर है तीसरे का राइट आंसर है विधाता की योजना के अनुसार। चौथा प्रश्न है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है। ऑप्शन एक है अ है जो जीना चाहता है, ऑप्शन ब है जो मन के वश में नहीं है, ऑप्शन स है जिसका मन अपने वश में नहीं है, और ऑप्शन द है जो बुद्धिहीन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, जिसका मन अपने वश में नहीं है वो व्यक्ति मिथ्या आडंबर रचता है। पांचवा प्रश्न है, अबोध कौन है। ऑप्शन अ जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है, ऑप्शन है अभिमानी मनुष्य, बी और स है जो बुद्धिहीन है, और ऑप्शन द है मिथ्याचारी मनुष्य। तो अबोध वह है जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, दुख और सुख क्या है। मिथ्या आडंबर है, ऑप्शन ब है अभिमान है, ऑप्शन स है मन के विकल्प हैं, और ऑप्शन द है ईश्वर की योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ। छठे का सही जवाब है ऑप्शन स, मन के विकल्प। ठीक है ना, मन के विकल्प छठे का सही जवाब है कि सुख और दुख जो है वो मन के विकल्प हैं। तो ये हमने किया पहले अपठित गद्यांश का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं अपठित पद्यांश। पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंचू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले बालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युक्त दमक दमक उठे, धूली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। तो पहले प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि रोना और मचल जाना क्या दिलाता था, आनंद, भय, दुख या क्रोध। तो इसका सही जवाब रहेगा सातवें का अ, रोना और मचल जाना भी आनंद दिलाता था। आठवां प्रश्न है, जयमाला किसकी बनी होती थी, फूलों की, मोतियों की, आंसुओं की, या फिर आनंद की। तो इसका जवाब है स, जयमाला आंसुओं की बनी होती थी। नौवां प्रश्न है, सबके चेहरे क्यों चमक उठे, मुस्कान देखकर, आंसू देखकर, रोने से, या फिर चंदा देखकर। तो इसका 90 का सही जवाब है अ, मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। ऑप्शन है जीवन, अ ऑप्शन ब है दादा, ऑप्शन स है जयमाला, और ऑप्शन द है
ऑप्शन स है बचपन और ऑप्शन द है जयमाला। तो 10वें का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स बचपन। यहाँ पर बचपन के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, दादा ने कवयित्री को क्या दिखलाया? ऑप्शन अ चंदा, ऑप्शन ब मोती, ऑप्शन स साम्राज्य और ऑप्शन द नैन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, दादा ने कवयित्री को चंदा दिखलाया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, नैन नीर युत। नैन नीर युत का मतलब होता है कि नैन यानी आंखें, नीर यानी पानी और युत यानी युक्त। तो आंखें पानी से युक्त आंखें, पानी आंसुओं का था, तो यहाँ पर है आंसू भरी आंखें। सही जवाब रहेगा ऑप्शन द आंसू भरी आंखें। तो ये हमने अपठित गद्यांश और पद्यांश का सॉल्यूशन किया। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना में पहला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो भाषा, मौखिक भाषा जो है मौखिक भाषा, ये मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भाषा का लिखित रूप ही कहलाता है। तो भाषा का लिखित रूप जो है वो लिपि कहलाता है। ठीक है, भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। अगला प्रश्न है, घोड़ा सवारी के काम आता है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। घोड़ा सवारी के काम आता है, इसका सीधा अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? तो लक्षणों के आधार पर अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति है। देखिए हमने ये भाषा वाला प्रश्न किया था और उसके बाद में हमने ये जो है ना तीसरा प्रश्न, मैंने आपको कई बार बताया था कि जिस वाक्य में हमें पढ़ते ही उसका सीधा मुख्यार्थ समझ में आ जाए उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, और जहाँ लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना होता है वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती हैं। ये भी हमने किया था। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें उक्त पंक्ति में आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति के कारण अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो सही आंसर रहेगा इसका, पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला जो है छठा यहाँ पर प्रश्न है, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ पर जो अलंकार होता है तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है नोटिस। तो नोटिस का मतलब होता है सूचना, ठीक है ना, अ है नोटिस, नोटिस का मतलब है सूचना। और दूसरा है सर्कुलर। तो सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र, सर्कुलर यानी परिपत्र। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा, शब्दकोश क्या है? शब्दकोश यानी आपने देखा होगा जो डिक्शनरी होती है वो शब्दकोश होता है। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है हिंदी में कि शब्दकोश क्या है, तो लिखना है कि शब्दकोश वह भंडार होता है, शब्दों का भंडार होता है जहाँ पर हमें शब्द मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है यूँ कह सकते हैं कि वर्णमाला के अनुसार शब्दों को क्रम में वहाँ पर जमाया जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? तो इसमें आपको लिखना है कि वर्तमान समय में विभिन्न सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, विभिन्न प्रकार की खबरों को या फिर समाचार पत्र को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और सूचनाओं को लोगों तक भेजना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। चौथा प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। आप कोष्टक में लक्ष्मी भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू, पांचवा प्रश्न है, यशोधर बाबू अपनी घरवाली की आधुनिकाओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? तो वो जो है उसकी बेटी जैसा करती थी, जैसे लिपस्टिक लगाना, ऊंची अड़ी की चप्पल पहनना, है ना, हाफ बाजू के कपड़े पहनना, इस तरीके की वो चीज़ें जो है वो पहना करती थी, तो इनका मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? तो ये जो इनका जो इनका विवाह की वर्षगांठ थी उसे जो मनाया जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन जो है वो कवि ने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट कहानी है, सातवां प्रश्न है कि जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? तो लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई इसलिए छुड़ा दी थी क्योंकि वो गलत रास्ते पर चल रहा था। आठवां प्रश्न है, कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? क्योंकि उसके बाद वो कविताएं रचने लगा और कविता लिख लिख करके अपने गुरु से वो चेक कराता था और उसे जो है कविता में अब रुचि उसकी जाग चुकी थी।
नवा प्रश्न है कवि रघुवीर शाह की रचनाओं के नाम लिखिए। किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने, तो आप लिखिए सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कई सारी रचना है। देखिए हमने जो लाइव क्लास की थी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था, रघुवीर शाह वाली जो हमने किया था उसमें मैंने कहा था आपके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो सारे कवर हो जाएंगे। हमने महादेवी वर्मा क्या किया था, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो आपको बताया था 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म जो है ये फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है ना, ये प्रश्न हमने लिया था। हमने इनका जो लिया था हरिवंश राय बच्चन साहब का लिया था, तो उसके साथ में हमने ये भी महादेवी वर्मा जी को भी देखा था। हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म, उनका कवि परिचय, और साथ ही साथ हमने महादेवी वर्मा का जो कवि परिचय लिया था, मैंने आपको वीडियोस बनाए थे, बना करके दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे प्रश्न हमने जो लाइव क्लास में लिए थे, अब तक के जितने भी प्रश्न हैं वो हमारी सारे प्रश्न वहाँ से कवर होते हैं, और मैंने जो वीडियोज़ बनाए थे उसमें से भी कवर होते हैं। देखिए आगे जो है यहाँ पर जो प्रश्न है बाकी वाले, तो ये जो ब खंड ब है इसमें भी हम देख लेते हैं हमारी क्लास से कितने वीडियोज़ हैं। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम कर चुके हैं। पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी लिखी हमने किया था। उसके बाद में बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है, हमने इसको भी लिया था कि यहाँ पर भाषा की बात हुई है कि भाषा के चक्कर में जो है वो बात का जो असली जो अर्थ था वो खो जाता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पतंगों के साथ साथ वे भी यानी बच्चे भी उड़ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आनंद विभोर होकर के पतंगों की डोर के सहारे वो भी जो है वो छतों पर दौड़ रहे हैं। सीरीज को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए हैं, कई सारे तर्क दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी की थी। जैनेंद्र के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है, यानी पैसे की, वस्तु खरीदने की जो ताकत है रुपए की, वो उसे परचेजिंग पावर कहा गया। विस्तार से आप लिख दीजिएगा। और यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे, क्योंकि परिवार के साथ उनकी बनती नहीं थी, तो वो आराम से धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करके आते थे ताकि जो है बहस नहीं करनी पड़े परिवार के लोगों के साथ। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की थी, तो दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को यानी उसके दादा को बुला करके और समझाया था और उसको स्कूल भेजने के लिए तैयार किया था। इस तरीके से उसने उसकी मदद की थी। नेक्स्ट जो खंड स है इसमें देखो लिखा हुआ है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा, उसके स्थान पर यदि आप होते तो किस प्रकार जो उसका साक्षात। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में देखिए प्रश्नकर्ता का उद्देश्य जो है उसका ये था, हालांकि नाम तो उन्होंने दिया था कि हम सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य था अपनी टीआरपी बढ़ाना और पैसे कमाना, और उसको एक प्रकार से उस अपाहिज को उसने जो है वो अपमानित करने वाले प्रश्न किए थे। हम अगर उसके स्थान पर होते तो हम इस प्रकार के प्रश्न जो है वो उसके नहीं पूछते, उसका साक्षात्कार लेते। ठीक है, नेक्स्ट है उषा कविता के आधार पर बताइए कि किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। तो आपको पता होगा उषा कविता में जो है कवि ने काफ़ी अच्छा वर्णन किया है कि जो है वो सील के समान काली और झिलमिल गोरी देह, और ये सारी चीज़ें हमने जो है ये रात वाले उसमें क्लास में हमने करी थी, और उससे पहले भी जो हमने चैप्टर पढ़े थे उसमें सारी करी थी। और उसके बाद जैसे सूर्योदय होता है वो जो जादू है वो उसका उषा का जादू टूट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बाकी जो प्रश्न हैं ये बड़े वाले प्रश्न आप लोगों ने अच्छी तरह से किए होंगे, हमने इसको किया था। देखिए जो 16वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय और या फिर धर्मवीर भारती का कवि परिचय बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कवि परिचय और लेखक परिचय में आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे, मैंने इसका वीडियो बना करके अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न भी हमने किया था, जो व्याख्या थी उसमें आपको ये भी हमने करा दिया था। उसके बाद में देखिए भक्तिन और मेरे बीच, तो ये जो है उसकी भी आपको करनी व्याख्या। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं 19वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार कीजिए। तो मैंने निविदा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी थी कैसे लिखनी है, सब कुछ इसका परफॉर्मा बना करके मैंने इसकी टेबल बना करके आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। और साथ ही साथ विज्ञप्ति, ये जो अथवा वाला प्रश्न है ना, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। मैंने आपको पूरक परीक्षा की बताई थी, है ना, कि पूरक परीक्षा इतनी तारीख से शुरू हो रही है, तो आपको सेम टू सेम लिखना था। कोई पूरक परीक्षा के स्थान पर आपको लिखना था 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो ये देखो दोनों वैसे के वैसे सेम टू सेम आए हैं क्वेश्चन। और इसके बाद में जब हम निबंध की बात करते हैं, निबंध मैंने आपको रात को लेट 11 बजे आपको एक वीडियो बना करके दिया था, 11 साढ़े 11 बजे, आप याद करिएगा। पहला जो निबंध है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। हमने थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया था, ऑनलाइन जो पढ़ाई करनी है उस पर हमने वीडियो बनाया था, तो उससे मिलता जुलता। और जब ये वीडियो मैं शुरू किया था उस समय मैंने बताया था कि और
संभावित टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान की बोलियाँ, है ना, इस प्रकार जो एक टॉपिक आ सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए राजस्थान की संस्कृति पर जो है वो टॉपिक आया है, थोड़ा सा असम के साथ मिला करके इसे लिखना था। और फिर ये जो है इस प्रकार के टॉपिक जो थे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। और हमारी क्लास से कितने प्रश्न आए ये जो है आपके सामने प्रमाण है, प्रूफ है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस की क्लासें जो है वो लेंगे और लाइव क्लास भी हमारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।